नमस्कार दोस्तों आज का हॉरर पॉडकास्ट एक कैब ड्राइवर की है जिनका नाम रघुवीर है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब यह कहानी रघुवीर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है और रात को अकेले सोने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आप इस माहौल में खो जाएंगे। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली डर से भरी कहानियां आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। पेशे से एक कैब ड्राइवर हूँ। पिछले करीब 9 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी बहुत बड़ी नहीं, लेकिन उतनी भी छोटी नहीं रही कि कोई कहानी न बन सके। लोग अक्सर सोचते हैं कि टैक्सी वाले लोग बस गाड़ी चलाते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि जब शहर सोता है तब हमारी गाड़ी जागती है। जब सब अपने अपने घर में चैन की नींद ले रहे होते हैं तब हम जैसे लोग किसी होटल, किसी स्टेशन, किसी बीमार की आवाज या किसी और की मजबूरी बनकर रात भर सड़कों पर भागते रहते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन जो आज आपसे कहने जा रहा हूं वो ऐसा कुछ है जिसे मैं सालों से सीने में दबाकर बैठा हूं। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ना ही किसी सीरियल का सीन, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन वो एक रात, वो एक बुकिंग, उसने मुझे एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया जिसने मेरी सोच ही बदल दी। मैंने ये काम शुरू किया था अपने पापा से प्रेरणा लेकर। पापा भी ड्राइवर थे और उन्हीं से गाड़ी चलाना सीखा था। पहले इंदौर में रहते थे, फिर भोपाल आ गए। गाड़ी की चाबी पकड़कर जो पहला स्टार्ट मारा था, उसी दिन से मेरी जिंदगी का सफर शुरू हो गया। ओला उबर के दौर में मैंने खुद की गाड़ी खरीदी और धीरे धीरे अपनी कमाई से एक इंडिगो ली। पुरानी थी लेकिन दिल से नहीं लगती थी। मेरे पास अपने क्लाइंट्स की एक लिस्ट थी जो सीधे मुझे कॉल करते थे जब भी कोई बाहर जाना होता। वैसे मैं ज्यादातर दिन की बुकिंग लेता था। रात में बहुत जरूरत हो तभी निकलता था, क्योंकि घर में माँ और छोटी बहन भी हैं। माँ को मेरी रात की बुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें हमेशा लगता था कि रात का काम ठीक नहीं, लेकिन मजबूरी कभी कभी वक्त से लड़वा देती है। और एक टैक्सी ड्राइवर की सबसे बड़ी सच्चाई यही होती है, जहां पैसों की जरूरत हो वहां वक्त, डर, मौसम कुछ भी मायने नहीं रखता। वो नवंबर की रात थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गाड़ी पार्क की ही थी कि फोन बजा। नंबर नया था। स्क्रीन पर सिर्फ नंबर झलक रहा था, कोई नाम नहीं। आवाज उधर से आई, एकदम सीधी और साफ। भाई साहब, एक ड्रॉप बुकिंग चाहिए थी। रात 2 बजे चलना होगा। मैंने घड़ी की ओर देखा, तब रात के 10:30 बज रहे थे। इतनी देर में आम तौर पर मैं खाना खाकर अपने कमरे में घुस जाता हूँ, लेकिन उस दिन जेब थोड़ी खाली थी। पिछले हफ्ते गाड़ी का रेडिएटर खराब हो गया था। खर्चा ज्यादा हो गया था। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उसने कहा, कटनी। मैंने फिर पूछा, सवारी कितनी है? वो बोला, 5 लोग हैं, फैमिली है। रास्ते में 2 जगह रुकना होगा। 5 लोगों के हिसाब से अच्छा किराया मिल सकता था। मैंने हाँ कर दी। उसने एक एड्रेस भेजा, श्याम विहार, गली नंबर 12, और कहा 1:30 बजे तक पहुंच जाना, टाइम पर निकलना है। फोन रखते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे बिना वजह दिल में हलचल सी होने लगी। लेकिन फिर खुद को समझाया, काम है, रोज का है, बेमतलब दिमाग ज्यादा सोचने लगता है कभी कभी। मैंने खाना खत्म किया, चाय बनाई और अपनी सफेद सेडान को तैयार करने लगा। सीटें झाड़ी, डैशबोर्ड साफ किया, डिग्गी देखी, एकदम खाली रखी क्योंकि 5 लोगों का सामान होगा। फिर पेट्रोल फुल करवाया। सब निपटाकर गाड़ी लेकर निकल पड़ा उस दिए गए पते की ओर। श्याम विहार कोई बहुत पौश इलाका नहीं है, लेकिन बहुत पुराना मोहल्ला है। गलियां संकरी, लाइटें अधूरी और चारों तरफ वो पुराना भोपाल जैसा एहसास जहां खामोशी दीवारों से लटकती है। गली नंबर 12 में घुसा तो चारों ओर सन्नाटा था।
एक दो कुत्ते सड़क किनारे लेटे हुए थे, जो गाड़ी की हेडलाइट पड़ते ही उठकर भौंकने लगे। मैंने गाड़ी धीरे कर दी और जिस घर का नंबर मिला था उसके सामने गाड़ी रोक दी। घर एक कोने में था, दरवाजा बंद, ऊपर की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने हॉर्न दिया, एक बार फिर दो बार। करीब 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। एक लड़की बाहर निकली। उम्र कोई 25-26 रही होगी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में अजीब सी गहराई। उसने पास आकर खिड़की पर दस्तक दी। मैंने शीशा नीचे किया। वो बोली, रघु भैया? मैंने कहा, हाँ। वो मुस्कुराई बहुत धीरे और बोली, हम लोग तैयार हैं, सामान जरा भारी है, मदद कर दीजिए। मैं गाड़ी से उतरा, उसके पीछे पीछे दरवाजे के अंदर गया। घर पुराना था, दीवारों पर सीलन, फर्श पर हल्की दरारें और अंदर अंधेरा सा था। बस एक टेबल लैंप जल रहा था जिससे पूरी रोशनी नहीं फैल रही थी। अंदर और 4 लोग बैठे थे, 2 महिलाएं, 2 पुरुष, सब चुपचाप, जैसे कुछ बोलने को बचा ही नहीं। कोने में 5 बैग रखे थे, बड़े और पूरी तरह भरे हुए। मैंने एक बैग उठाने की कोशिश की और वहीं ठिठक गया। बैग जैसे पत्थर का बना हो, इतना भारी कि मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मुश्किल से कुछ इंच ही उठा। पीछे से एक आदमी आया, लंबा सा, पतला लेकिन मजबूत दिखने वाला। उसने बैग उठाया जैसे खिलौना हो और फिर धीरे धीरे एक एक बैग बाहर ले जाने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसमें? बहुत भारी लग रहा है। लड़की बोली, कपड़े हैं, कुछ सामान है, सबके 5 दिन के लिए। मैंने ज्यादा नहीं पूछा। सभी बैग गाड़ी की डिग्गी में रखवाए। फिर एक एक करके सब बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। पीछे वाली सीट पर 3 लोग बैठ गए और फ्रंट वाली सीट पर मेरे बगल में वही लड़की। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, सब चुप, कोई आवाज नहीं, कोई बात नहीं। गाड़ी स्टार्ट की, घड़ी में देखा 1:58। समय पर निकल रहे थे। मैंने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, हल्की आवाज में गाना बजा, पुराना भजन हनुमान जी का। अभी 2 ही लाइनें गूंजी थीं कि बगल में बैठी लड़की ने एकदम तीखे स्वर में कहा, इसे बंद कर दीजिए, हमें शांत सफर पसंद है। मैंने फौरन वॉल्यूम कम किया और फिर सिस्टम बंद कर दिया। फिर गाड़ी में सन्नाटा पसर गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों से नहीं दिल से सुनाई देता है। गाड़ी अब शहर की सड़कों से निकलकर हाईवे की ओर बढ़ रही थी। मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे बगल में बैठी लड़की की परछाई अब गाड़ी के शीशे पर धीरे धीरे खिसक रही थी। मैंने एक बार नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन खिड़की के शीशे पर जो चेहरा दिख रहा था वो कुछ अलग लग रहा था। गाड़ी हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। सड़कें अभी भी नम थीं और बारिश की बूंदें फ्रंट ग्लास पर आकर टिक जा रही थीं। वाइपर चलाने का मन नहीं किया। उस नमी में कुछ था जो मुझे रोक रहा था, या शायद अब उस लड़की की चुप्पी का असर मेरे ऊपर होने लगा था। मेरे बगल में वो बिना हिले डुले बैठी थी। उसके बाल गीले थे, शायद ऊपर छत से टपकती बूंदें पड़ी थीं, पर उसने पोंछा नहीं, सिर्फ खिड़की से बाहर देख रही थी। मैं कभी कभी उसकी तरफ नजर घुमा लेता था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न थकान, न जल्दबाजी, न उलझन, बस एक गहरी सी शांति जो धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। पीछे बैठे चारों भी शांत थे। ना कोई बात कर रहा था, ना कोई मोबाइल चला रहा था, कोई झपकी भी नहीं ले रहा था। बस ऐसे बैठे थे जैसे किसी मूर्ति की तरह, एकदम स्थिर। सुनसान सड़क पर मेरी गाड़ी का इंजन ही बस आवाज कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने मन हल्का करने के लिए बात छेड़ने की कोशिश की। कटनी में कहाँ उतरना है आपको? मैंने पूछा जरा धीमे स्वर में। वो लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बताएंगे रास्ते में, बस इतना। फिर खामोशी। मैंने सोचा शायद लंबा सफर है, थके होंगे सब, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल भी जोर मार रहा था कि थकान ऐसी नहीं होती जिसमें 5 लोग मिलकर एक शब्द भी ना बोलें। मैंने मन ही मन भजन गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन जुबान तक लाने की हिम्मत नहीं हुई। करीब 45 मिनट बाद वो लड़की अचानक बोली, भूख लगी है, कोई जगह देखिए जहां हम रुक सकें। मैंने सर हिलाया और जीपीएस में आसपास ढाबा सर्च किया। कोई ढंग की जगह नहीं मिली, लेकिन एक पुराना सा होटल रास्ते में दिखा, रमेश लॉज एंड ढाबा, 24 घंटे खुला रहने वाला। मैंने पूछा, वहीं रुक जाएं? वो बोली, हाँ। जब होटल आया मैंने गाड़ी धीमे की। होटल कुछ खास नहीं था। सामने एक टूटा बोर्ड जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन लिखा था, लेकिन दरवाजे के पास एक चिकन सेंटर भी बना था। पास में 2 ट्रक खड़े थे,
भीतर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था काउंटर पर, जो हमें आता देख सीधा उठकर खड़ा हो गया। वो लड़की नीचे उतरी, बाकी सब भी एक एक कर उतरे। सामान गाड़ी में ही रहा, बस वो पांचों अंदर चले गए। जाते जाते वो लड़की बोली, तुम बाहर ही रहो, खाना पीना कर लो, लेकिन यहीं रुको, हम कुछ देर बाद निकलेंगे। उसका लहजा कोई आदेश जैसा नहीं था, लेकिन इतना सपाट था कि मेरे अंदर से कोई क्यों नहीं निकला। मैं वहीं खड़ा रहा, गाड़ी के बोनट से सिर टिकाया और आसमान की ओर देखने लगा। बादल अब छोंट रहे थे, तारे भी कुछ कुछ दिखने लगे थे। ढाबे के काउंटर वाले से एक चाय ली और सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। वो आदमी मुझे घूर रहा था। बोला, ये लोग आपके साथ हैं? मैंने कहा, हाँ, बुकिंग है, भोपाल से कटनी जा रहे हैं। वो धीरे से बोला, अजीब लोग हैं, बिना कुछ कहे सीधे ऊपर चले गए। कोई खाना नहीं मंगवाया, कोई नाम नहीं बताया, और कमरे की चाबी ऐसे ली जैसे सब जानते हों। मैंने उसकी बात को हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन मन के अंदर जो सवाल था वो और पक्का होने लगा। 1 घंटे बीते, 2 घंटे, फिर 3। मैं वहीं गाड़ी में बैठा था। थोड़ी देर के लिए झपकी ले ली थी, फिर सुबह की हल्की रोशनी ने आंखें खोल दी। घड़ी देखी, 6:30। वो सब अब तक बाहर नहीं आए थे। गाड़ी के शीशे पर रात की ओस जमी थी। मैंने हाथ से पोंछा और होटल की ओर देखा। ऊपर की खिड़कियां अब भी बंद थीं। कोई परछाई, कोई हलचल नहीं। मैंने फिर होटल के रिसेप्शन पर जाकर पूछा, भैया, ऊपर से कोई निकला? वो बोला, नहीं, अब तक बंद है, कोई नहीं निकला। एक बार दस्तक दी थी, पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर मैं वहीं बैठा रहा, सोचता रहा, क्या ये लोग सच में सो रहे हैं? क्या इन्हें सच में सुबह तक रुकना था? करीब 9 बजे वो लड़की नीचे आई। वही मुस्कान, वही चेहरा, जैसे रात कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा, नाश्ता हो गया है, अब निकल सकते हैं। पीछे पीछे बाकी लोग भी उतरने लगे। उनके चेहरों पर कोई सुबह का थकावट नहीं था, जैसे अभी अभी जागे भी नहीं हों, जैसे नींद का कोई असर उन पर हुआ ही नहीं। सब फिर गाड़ी में बैठ गए, उसी क्रम में। बैग वैसे ही डिग्गी में थे, जिन्हें अब मैंने छूने की भी जहमत नहीं उठाई। गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन अब उन्होंने कहा, रास्ता थोड़ा बदलना है, हमें सीधा नहीं जाना, बीच में एक जगह और रुकना है। मैंने पूछा, कहाँ? वो लड़की बोली, घाटी के पास एक पुराना मैदान है, वहां जाना है, जरूरी काम है। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस गाड़ी मोड़ दी, उसी दिशा में जहां सूरज तो निकला था, पर रास्ता और गहरा हो गया था। गाड़ी अब शहर से बाहर निकल चुकी थी। पीछे की सड़कों पर दुकानें रह गई थीं, चाय के ठेले, चौक, बस स्टैंड और वो सारी पहचान जो इंसान को इंसान से जोड़े रखती है। अब गाड़ी उस तरफ जा रही थी जहां मोबाइल के सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और आवाजों की जगह सन्नाटा ले लेता है। दाएं बाएं अब मकान नहीं थे, बल्कि पेड़ थे, लंबे पुराने, एक जैसे खड़े हुए। बीच बीच में खेत नजर आते थे, लेकिन सब सूखे हुए, जैसे यहां न पानी आता है न लोग। लड़की ने मुझे एक मोड़ पर रुकने को कहा। बाईं ओर एक कच्चा रास्ता था, जिस पर सिर्फ मिट्टी की लकीरें थीं। वो सड़क नहीं थी, बस एक पहचानी हुई पगडंडी जैसी थी, जो जैसे किसी के याद रखने भर से बनी हो। मैंने गाड़ी मोड़ दी। इंजन अब ज्यादा गूंजने लगा था। रास्ता उबड़ खाबड़ था। हर थोड़ी देर में गाड़ी किसी पत्थर से टकराती, झटका खाती और फिर आगे बढ़ती। पीछे बैठे लोग अब भी उतने ही शांत थे जितने कल रात थे। कोई शिकायत नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हिलना तक नहीं, जैसे सब जानते हों कि यह रास्ता कैसा है और कितना लंबा चलेगा। करीब 20 मिनट बाद उन्होंने फिर कहा, यहां रोक दो। सामने एक खुला मैदान था। कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई निशान नहीं था कि यह किसी की जमीन है या नहीं। मिट्टी एक जैसी थी, लाल और सख्त। दूर दूर तक सिर्फ वीरानी थी। कुछ जले हुए पेड़ के ठूंठ थे और पास ही एक टूटा हुआ नलकूप, जो शायद सालों से सूखा पड़ा था। मैंने गाड़ी साइड में खड़ी की और उतरकर बाहर आया। हवा अब बहुत ठंडी हो गई थी, जबकि धूप साफ थी, पर उस हवा में गीलापन नहीं था। वो हवा जैसे किसी पुराने कमरे से निकली हो, जहां बरसों से कोई खिड़की नहीं खुली। लड़की ने गाड़ी की डिग्गी खोलने को कहा। मैं अब कुछ भी पूछने की हालत में नहीं था। चुपचाप चाबी निकाली, लॉक घुमाया और डिग्गी खोल दी। उन्होंने 5 बैग निकाले। सबने अपने अपने हाथ में एक बैग उठा लिया। अब वो मैदान के बीच की ओर जाने लगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बस चले जा रहे थे। मैं वहीं गाड़ी के पास खड़ा था और उन्हें जाता हुआ देख रहा था। कुछ था उस चाल में जो सीधा नहीं था। उनके पैर मिट्टी पर पड़ रहे थे, लेकिन आवाज नहीं हो रही थी। बैग भारी थे, लेकिन उनके हाथ कांप नहीं रहे थे।
और सबसे अजीब बात, किसी ने पलट कर नहीं देखा। वो मैदान के बीच पहुंचकर रुके। फिर उन्होंने टेंट निकालना शुरू किया। हाँ, उन्हीं बैगों में से एक बड़ा नीला टेंट निकला। उन्होंने वो टेंट बहुत सहजता से गाड़ा, जैसे रोज का काम हो। उसमें सिलेंडर निकाला, स्टोव निकाला, कुछ बर्तन और मसालों की थैलियां भी थीं। मैं अब भी चुपचाप दूर खड़ा था। मेरी आंखें हर हलचल पर थीं, लेकिन दिमाग जैसे एक धुंध में डूबा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद लड़की ने मेरी ओर इशारा किया। रघु भैया आइए, खाना बन गया है। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। टेंट के सामने एक पत्थर पर बैठने को कहा गया। सामने एक स्टील की थाली रखी थी। उसमें कुछ मांस के टुकड़े थे जिन पर गाढ़ा मसाला लगा था, और साथ में कुछ मोटी मोटी रोटियां। गंध तीखी थी, मसालेदार, लेकिन उस गंध में कुछ ऐसा भी था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कोई ऐसी महक जो भूख नहीं जगाती, बल्कि शरीर को भीतर से हिला देती है। मैंने हिचकते हुए पूछा, चिकन है? वो लड़की बोली, हाँ देसी है, घर का मांस है। घर का मांस, ये शब्द मेरे कानों में कुछ अलग तरह से गूंजे। मैंने एक टुकड़ा उठाया। वो थोड़ा सख्त था, जैसे पकाया गया हो, लेकिन बहुत धीरे धीरे से मुंह में रखा। स्वाद अजीब था, न चिकन जैसा न मटन जैसा। उसमें एक मिट्टी जैसी महक थी, जैसे कोई चीज जमीन के नीचे से निकली हो। मैंने निगला और पेट में वो जैसे ठहर गया। लड़की मेरी तरफ देख रही थी। उसकी मुस्कान अब और भी गहरी लग रही थी। वो बोली, तुम पहले ड्राइवर हो जिसने बिना कुछ पूछे हमारे साथ खाना खाया है। मैंने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, बस गर्दन झुकाई। उसी समय हवा का एक झोंका आया। टेंट के पीछे की ओर से कोई हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, पीछे गाड़ी की डिग्गी अभी भी खुली है। मैं उठा और वापस गाड़ी की ओर चला। डिग्गी की तरफ जैसे ही पहुंचा, एक बूंद नीचे गिरी, गाड़ी की बॉडी पर, लाल रंग की। मैंने ऊपर देखा, आसमान साफ था। फिर दूसरी बूंद गिरी, इस बार डिग्गी के किनारे से। मैंने झुककर देखा, डिग्गी के नीचे जमीन पर कुछ बूंदें चमक रही थीं, गाढ़ी, चिपचिपी और ललछौही। खून। डिग्गी के नीचे जमीन पर गिरे लाल धब्बे मेरे पैरों के पास थे। मैं झुककर उन्हें घूर रहा था। बूंदें पुरानी नहीं थी, उनमें चमक थी, और बूंदों की बनावट वैसी नहीं थी जैसी बारिश की होती है। वो गाढ़ी थी, चिपचिपी और धीमी धीमी रेंगती सी लग रही थी। मैंने डिग्गी के नीचे उंगली लगाई, फिर नाक के पास ले जाकर सूंघा। खून। जैसे ही यह एहसास दिमाग में उठा, पूरे शरीर में एक ठंडा झटका दौड़ गया। दिल की धड़कनें बढ़ गईं। मैंने डिग्गी का ढक्कन पूरी तरह ऊपर उठाया। अंदर वहीं 5 बैग रखे थे, बंद, एकदम वैसे ही जैसे सुबह रखे थे। लेकिन उनमें से एक बैग के कोने से जिप थोड़ा खुला था और वहीं से कुछ रिस रहा था। गंध अब साफ थी। वो वही गंध थी जो मांस पकाते वक्त आ रही थी, लेकिन अब वो बहुत तेज लग रही थी, सड़ी हुई, भारी, जैसे किसी ने पुराने कच्चे मांस को कपड़े में बांधकर बंद कर दिया हो। गाड़ी के भीतर अब वह गंध भरने लगी थी। मेरे हाथ डिग्गी के ऊपर थे, लेकिन शरीर पीछे हटना चाह रहा था। तभी मेरी पीठ के पीछे हल्के कदमों की आहट हुई। मैंने पलट कर देखा, वही लड़की खड़ी थी, बिल्कुल पास। वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। पहले उसमें नरमी थी, अब कुछ और था, जैसे कोई खेल चल रहा हो और वो मुझे उसका हिस्सा समझ रही हो। उसने डिग्गी की ओर देखा और बोली, क्या हुआ रघु भैया, कुछ दिखा क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं, ऐसे ही देख रहा था, बैग से कुछ गिरा शायद। वो बोली, अरे नहीं, कुछ नहीं है, बस कल रात की बारिश में बैग भीग गए होंगे। गाड़ी में थोड़ी सी नमी रह जाती है ना, उसी की बू होगी। फिर उसने डिग्गी बंद कर दी। खुद मेरे हाथ हटाने से पहले ही मैंने देखा, उसके हाथों में खून की हल्की परत थी। सूखी नहीं थी, बिल्कुल ताजी, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। वो मुस्कुराती रही, फिर बोली, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, अभी शाम तक यहीं हैं हम, फिर चलेंगे। आपको कोई काम हो तो कर लीजिए या गाड़ी में लेट जाइए। मैं बस उसकी आंखों में देख रहा था। उनमें कोई थकान नहीं थी, न कोई सवाल, बस जैसे मैं कोई सामान हूं जो अब उनकी जिम्मेदारी में है। मैं कुछ कहे बिना गाड़ी में लौट आया, दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट की पीठ पीछे झुकाकर बैठ गया। लेकिन अब नींद तो क्या, आंखें बंद करना भी भारी लग रहा था। गाड़ी के शीशे से बाहर देखा, 5 फिर टेंट के पास थे। अब एक छोटा तसला लाया गया था जिसमें से कुछ सफेद कपड़े निकाले जा रहे थे। उन पर लाल दाग थे, गीले थे या सूखे, दूर से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन साफ था ये कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। शाम ढलने लगी थी।
आसमान नारंगी हो गया था। पेड़ों की छाया अब जमीन पर लंबी खींचने लगी थी। मैंने मोबाइल निकाला, सिग्नल नहीं था। बैटरी 18% बची थी। मैंने एक बार फिर वही भजन प्ले किया जो मेरी कार में पड़ा था, हनुमान चालीसा। धीमी आवाज में बजने लगा, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब यह सिर्फ भजन नहीं, एक कवच जैसा लग रहा था। गाड़ी के शीशे से देखा, वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी। उसकी मुस्कान गायब थी, चेहरे पर एक अजीब खिंचाव आ गया था। फिर उसने अपने साथ वाले आदमी से कुछ कहा। वो दोनों धीरे धीरे मेरी ओर बढ़े। मेरे हाथ अनजाने में लॉक बटन पर पहुंच गए। गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए। दोनों मेरे पास आए, शीशे पर दस्तक दी। मैंने खिड़की थोड़ी सी नीचे की। वो लड़की बोली, रघु भैया भजन बंद करिए ना, सिर दर्द हो रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर कहा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा अगर आप साथ निभाए, लेकिन अगर रास्ता बदलने की सोच रहे हैं तो फिर जो होगा वो किसी ने नहीं देखा होगा। अब उसकी आवाज में कुछ था, जैसे जर, जैसे एक कसम, एक चेतावनी या कोई श्राप। मैंने खिड़की ऊपर कर दी और भजन का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दिया। वो दोनों लौट गए, लेकिन जाते वक्त उसकी आंखें, वो आंखें अब भी शीशे के आर पार मेरे दिल को देख रही थीं। रात उतरने लगी थी और अब पहली बार मुझे डर लगने लगा था कि मैं शायद सही सलामत घर नहीं लौट पाऊंगा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान काला हो गया था और चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। गाड़ी की छत पर बूंदें गिरने की आवाज नहीं थी, लेकिन हवा में नमी घुली हुई थी। टायर के नीचे की मिट्टी अब ठंडी लगने लगी थी और उस सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज थी, मेरे म्यूजिक सिस्टम से आती हनुमान चालीसा की धीमी सी लहर, जो अब किसी गीत की तरह नहीं बल्कि एक ढाल की तरह बज रही थी। मैं ड्राइविंग सीट पर आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन शरीर पूरी तरह अलर्ट था। गाड़ी के बाहर टेंट के पास हलचल जारी थी, लेकिन अब उसमें वो सादगी नहीं थी जो सुबह दिखती थी। अब उनके इशारों में कुछ और था। उनकी चाल में एक अलग तरह की कठोरता थी और सबसे अजीब बात, उनकी छायाएं अब वैसी नहीं थीं जैसी इंसानों की होती है। टेंट के भीतर जल रही लाइट की रोशनी में जब उनके शरीर की परछाई जमीन पर पड़ती थी तो वो देर तक हिलती नहीं थी, जैसे जम गई हो। करीब 10:30 बजे का वक्त रहा होगा। मैंने झपकी लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता वो लड़की का चेहरा सामने आ जाता। वही गहरी आंखें, वही मुस्कान, वही हाथ जिन पर खून की परत दिखी थी। आंखें खोलता तो बाहर टेंट था, बंद, लेकिन भीतर से हल्का सा मध्यम उजाला रिश्ता हुआ, जैसे कोई दिया जल रहा हो या कोई पुरानी लालटेन। तभी अचानक कुछ टपकने की आवाज आई, टप टप, गाड़ी के पीछे से। पहले लगा शायद कोई शाख से पानी गिर रहा होगा, लेकिन यह आवाज ज्यादा भारी थी। मैंने बिना दरवाजा खोले रियर व्यू मिरर देखा, कुछ नहीं देखा। अब वो आवाज फिर आई, टप टप। गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन दिल कह रहा था, जा देख। मैंने धीमे से गाड़ी का दरवाजा खोला। हाथ जेब में रखे मोबाइल पर था, जैसे वो कोई हथियार हो। बाहर निकलते ही हवा ने जैसे मुझसे सवाल किया, तू अब तक क्यों रुका है? डिग्गी के पास पहुंचा। नीचे जमीन पर फिर वही लाल बूंदें दिखी, अब की बार थोड़ी ज्यादा थी और अब वो रिस रही थी बैग के एक कोने से। मैंने डिग्गी खोली। अंदर 5 बैग वैसे ही रखे थे, लेकिन बीच वाले बैग की जिप खुली थी, थोड़ी सी खुली हुई, और वहीं से गाढ़ा गहरा लाल तरल बाहर आ रहा था। मुझे अब यकीन हो गया, ये सिर्फ बारिश में भीगे बैग नहीं है। मैंने एक झटका देकर जिप और खोल दी। गाड़ी में बैठा मैं लगातार सांसें गिन रहा था। मोबाइल की स्क्रीन हर 2 मिनट में देखता। बैटरी 6% तक पहुंच चुकी थी। सिग्नल अब भी गायब था। वो भजन जो बज रहा था अब मेरी जान बन चुका था। जैसे वो शब्द नहीं, धागा हो जो मुझे इन सब के बीच बांध कर बचा रहा हो। शरीर पसीने से भीग गया था, लेकिन रात ठंडी थी। मन और शरीर अब उल्टी दिशा में काम कर रहे थे। भीतर जलन थी, बाहर कांपती हवा। गाड़ी का शीशा आधा नीचे किया तो टेंट के भीतर हल्की हरकत दिखी। वो 5 अब किसी तरह की तैयारी में थे। एक ने आग जलानी शुरू की, कोनों से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी वो बड़ी उम्र वाली औरत। एक आदमी बाल्टी में पानी ढो रहा था, जो पता नहीं कहां से लाया था, क्योंकि वहां कोई हैंडपंप नहीं था। लड़की ने टेंट से कुछ सामान निकाला, स्टील की बड़ी थाली और बर्तन। मैं जानता था कुछ पकाया जाएगा, और जो पकाया जाएगा वो मुझसे जुड़ा नहीं होना चाहिए। दिल ने कहा, अब भाग। लेकिन कहां? सामने खेत, पीछे जंगल जैसा इलाका, और उस कच्ची सड़क पर लौटना भी आसान नहीं था। गाड़ी स्टार्ट की तो आवाज होगी, वो सुनेंगे,
रोकेंगे, इसलिए मैंने सोचा रुको, लेकिन ध्यान रखो। धीरे से दरवाजा खोला और बिना आवाज किए गाड़ी से उतरा। हवा अब ज्यादा ठंडी थी और आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे थे। मैंने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए, गाड़ी के दूसरी तरफ जाकर जमीन पर बैठ गया। गाड़ी अब मुझे और मेरी सांसों को ढक रही थी। टेंट की हलचल अब तेज हो गई थी। तेल में मसाले की आवाज आ रही थी और उस महक में फिर वही चीज थी जो बताती थी कि यह खाना इंसानों के लिए नहीं बना। गंध सीधी नथुनों से दिमाग में घुसती थी और अब चीख, एक अजीब भयानक चीख जो टेंट के भीतर से आई। ना मर्द की, ना औरत की, ना बच्चे की, ना जानवर की, कुछ ऐसा जो इन सब के बीच नहीं आता। मैं वहीं जमीन पर जमा रह गया। पांव कांपने लगे, हाथ मिट्टी में ढंस गए। फिर कुछ देर बाद सब शांत। आग जलती रही, गंध बढ़ती रही। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चीखने वाला था, लेकिन जब पलटा, वही लड़की थी, अकेली। उसकी आंखें अब सफेद थीं, पूरा सफेद, पुतलियां गायब, बस एक घूरता हुआ खालीपन। उसने कहा, रघु भैया, खाना ठंडा हो रहा है। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने मेरा हाथ पकड़ा। वो ठंडा नहीं था, बर्फ जैसा था। मुझे अपने साथ घसीटती हुई टेंट की ओर ले जाने लगी। मैं ना कर पा रहा था, ना रुक पा रहा था। टेंट के भीतर 3 थालियां लगी थीं। हर थाली में वही टुकड़े, जैसे मांस नहीं कोई हिस्सा हो। मैंने देखा, एक थाली में इंसानी हाथ रखा था, कटा हुआ, कलाई से उंगलियां सिकुड़ी हुई थी, नाखून साफ। दूसरी थाली में एक आधा चेहरा, जैसे जबड़े से ऊपर, आंख बंद, नाक दबा हुआ। तीसरी थाली मेरी ओर खिसकाई गई। वो लड़की बोली, तू खा नहीं सकता, पर स्वाद तो ले सकता है ना। फिर उसने खुद एक टुकड़ा उठाया, मेरे मुंह के पास लाया। मेरे गले से एक भी शब्द नहीं निकला, बस शरीर सुन्न था। उसने कहा, आज तेरा स्वाद चखेंगे नहीं, तेरे साथ बांटेंगे। फिर वो पीछे हट गई। वो 5 अब मुझे घेर चुके थे और उनके चेहरों से चेहरा हट चुका था। अब वहां सिर्फ साया था, सिर्फ हड्डियां, सिर्फ आंखें जो लाल नहीं थी, जल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। वो थाली अब भी मेरे सामने रखी थी, जिसमें इंसानी टुकड़े पड़े थे, और वो लोग मुझे घूर रहे थे, बिना कुछ बोले, बिना पलक झपकाए। उनकी आंखों में जो गहराई थी, उसमें कोई रोशनी नहीं थी, जैसे वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, निगलने के लिए बनी हो। मैं जान चुका था, अब यहां से निकलना आसान नहीं है। उनमें से एक आदमी धीरे से आगे बढ़ा। उसने मेरी थाली से एक टुकड़ा उठाया और खुद के मुंह में रख लिया। चबाते वक्त उसके जबड़े की हड्डी बाहर तक खींच रही थी। हर चबाने की आवाज मुझे अपनी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। मैंने सिर घुमा लिया, पर वो लड़की, वही जो सबसे पहले मुस्कुराते हुए मेरे पास आई थी, अब बिल्कुल अलग हो चुकी थी। चेहरा नाक से नीचे फटा हुआ सा लग रहा था, त्वचा जैसे उतर चुकी थी, गर्दन टेढ़ी, आंखें अब साफ सफेद, और उसके बाल हवा में लहर नहीं रहे थे, बल्कि जैसे किसी ने भींच कर बांध दिए हों। उसने कहा, रघु भैया, डर क्यों लग रहा है? मैं चुप था। हम तो वही हैं जो कल रात भी थे, तुम्हारे बगल में बैठे थे, तुम्हारे साथ खाए, गाड़ी में सोए। बस आज तुमने हमारी सच्चाई देख ली, अब तो डर जायज है। उसकी बातों का हर शब्द जैसे पत्थर बनकर मेरे सीने पर गिर रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो बोली, तुम भागना चाहते हो? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो सब एक साथ हंसे। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई मरा हुआ बच्चा जोर से रो दे और फिर अचानक चुप हो जाए। वो हंसी जंगल तक गूंजी और मैं वहीं खड़ा ठिठुरा हुआ गाड़ी की ओर भागने की सोच रहा था। मैंने एक झटका दिया और उल्टी दिशा में भागा, गाड़ी की तरफ। गाड़ी वहीं खड़ी थी। मेरी सांस तेज चल रही थी। हाथ कांपते हुए चाबी निकाली, दरवाजा खोला, सीट पर बैठा, दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। अब हनुमान चालीसा चलानी थी। मोबाइल निकाला, बैटरी 2% बची थी। हाथ कांपते हुए प्ले बटन दबाया। भजन शुरू हुआ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उधर टेंट के पास से फिर एक चीख उठी। मैंने शीशे से देखा, वो सब अब मेरी ओर दौड़ रहे थे। गाड़ी स्टार्ट की, क्लच दबाया, गियर बदला, एक्सीलेटर पर पैर मारा। गाड़ी आगे बढ़ी, तेज, लेकिन तभी सामने वही लड़की खड़ी हो गई। सीधे सामने गाड़ी की लाइट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। अब उसकी गर्दन उल्टी थी, चेहरा पेट की तरफ मुड़ा हुआ, आंखें ऊपर और उसका मुंह खुला हुआ। उसके होंठों से कुछ निकल रहा था, जैसे कोई धुआं या साया। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, सीधा एक्सीलेटर दबाया। वो टकराई नहीं,
गायब हो गई। गाड़ी आगे निकल गई। पीछे देखा, कोई नहीं, बस वो चीखें हवा में गूंज रही थी। रघु भाग गया। रघु ने खाना नहीं खाया। रघु अब हमारे साथ नहीं रहेगा। मैंने मोबाइल देखा, बैटरी खत्म हो चुकी थी। भजन बंद हो चुका था। अब सिर्फ गाड़ी का इंजन और मेरे दिल की धड़कन थी। मैं सड़क तक पहुंचा, वही कच्चा रास्ता जिससे हम आए थे। अब वहां कोई और गाड़ी नहीं थी। कोई निशान नहीं था कि वहां कभी कोई था। बस मैं था और मेरी गाड़ी। गाड़ी अब फिर से दौड़ रही थी, लेकिन अब रास्ता सीधा नहीं था। स्टीयरिंग पकड़ते वक्त हाथ कांप रहे थे। सामने कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। पीछे कोई नहीं था, फिर भी लग रहा था जैसे कोई बहुत नजदीक बैठा है, बिल्कुल गर्दन के पीछे, सांसों में सना हुआ। आंखों के कोनों से देखूं तो लगता कोई परछाई है, लेकिन जैसे ही सीधा देखूं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे डर अब सिर्फ कोई चीज नहीं, बल्कि कोई साथी बन गया हो, कंधे पर बैठा हो और कान में फूंक मारता हो। गाड़ी की लाइट्स अब भी हाई बीम पर थीं। सामने की सड़क वीरान थी। कभी कभी कोई पेड़ चमकता, कभी कोई साइन बोर्ड। मैंने साइड शीशा देखा, पीछे की खिड़की से जैसे कोई चेहरा झांक रहा हो, लेकिन फिर कुछ नहीं। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और खुद से कहा, तू अब बच चुका है, बस निकल जा, सीधा जा, जहां भी कोई मंदिर दिखे रुक जा। याद आया, शहर के पास एक पुराना मंदिर है, गणेश जी का। माँ बचपन में वहां ले जाया करती थी। कहती थी, डर जब पीछा करे तो बप्पा की शरण लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस उसी ओर गाड़ी मोड़ दी। रास्ता अब कच्चा नहीं था, सीमेंट की सड़कें थीं, लेकिन उन पर भी सन्नाटा बसा हुआ था। गाड़ी के शीशे पर ओस की परत जमने लगी थी। हवा ठंडी होती जा रही थी। आखिरकार मंदिर दिखा, छोटा सा, एक मोड़ पर, दो पीपल के पेड़ों के बीच। सामने एक छोटा सा बोर्ड, श्री सिद्ध विनायक मंदिर। मैंने गाड़ी वहीं रोकी, इंजन बंद किया, दरवाजा खोला और उतरा। जैसे ही पैर जमीन पर पड़े, एक सिहरन रीढ़ से ऊपर चढ़ गई। मैंने गाड़ी की ओर देखा, अब भी लग रहा था जैसे कोई उसमें बैठा है, पर मैं आगे बढ़ा। मंदिर के भीतर घुसते ही कुछ हल्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने गले में बंधा पत्थर खोल दिया हो। अंदर एक बूढ़े पुजारी बैठे थे, आंखें मूंदी हुई थीं, ध्यान में थे शायद। मैं सीधे जाकर बप्पा के सामने बैठ गया। कुछ कहा नहीं, बस बैठ गया। धीरे धीरे रोना आने लगा, ना जोर से ना हिचकी के साथ, बस पानी बहता रहा। आंखें भी थक चुकी थीं शायद। कुछ देर बाद पुजारी जी ने आंखें खोली, मेरे चेहरे की तरफ देखा, कुछ नहीं पूछा, बस उठे, एक कलावा निकाला और मेरी कलाई पर बांध दिया, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। मैंने धीमे से कहा, बच गए बाबा, शायद। पुजारी बोले, जिसने समय रहते मंदिर का रास्ता देख लिया, वो कभी पूरी तरह नहीं डूबता। मैंने कहा, मैंने कुछ देखा है बाबा, जो मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा, न देखो बेटा, न याद रखो, बस बप्पा का नाम लो। और ये गाड़ी, ये अब तुम्हारी नहीं रही, इसे यहीं छोड़ दो। मैंने कुछ पल सोचा, फिर बाहर आकर गाड़ी की ओर देखा। डिग्गी अपने आप खुली थी। डिग्गी खुली थी, हवा अब बिल्कुल थमी हुई थी। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा मैं उस खुले ढक्कन को घूर रहा था, जैसे किसी पुराने जख्म को देखने की गलती कर रहा हूं। पुजारी भीतर थे। मंदिर के अंदर दिया जल रहा था। वहां देखता तो शायद मन को थोड़ी राहत मिलती, लेकिन मेरी नजरें वहीं अटकी थीं, गाड़ी की डिग्गी पर। हर इंसान के अंदर एक हिस्सा होता है जो जानना चाहता है, चाहे वो जान लेना झर ही क्यों ना हो। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। पैरों की चप्पल मिट्टी में ढस रही थी। गाड़ी तक पहुंचा, डिग्गी के पास आया। ढक्कन पूरी तरह खुला था, एकदम सीधा खड़ा, जैसे किसी ने हाल ही में खोला हो। अंदर झांक कर देखा, अब वो 5 बैग नहीं थे। नहीं, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक सफेद साड़ी पड़ी थी। उस पर खून के छींटे थे, लेकिन वो ताजा नहीं थे, सूखे हुए, पुराने, जैसे सालों से वहां रहे हों। उसके बगल में एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना रखा था, मानव आकृति में गढ़ा हुआ, जिसके चेहरे पर एकदम वही मुस्कान थी जो उस लड़की के चेहरे पर थी। मैंने झटके से पीछे हटना चाहा, पर पैर वहीं जम गए। पीछे से किसी ने धीमे से कहा, तू भाग तो गया, पर हमारी चीजें ले आया। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। गाड़ी के पीछे सिर्फ मंदिर का कच्चा रास्ता था। मैंने फिर से डिग्गी में देखा। अब वहां एक आईना रखा था, आईना जिसमें मैं खुद को देख पा रहा था, लेकिन जो चेहरा दिख रहा था वो मेरा नहीं था। उस आईने में जो चेहरा था वो सूजा हुआ था, उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी। मेरे मुंह से चीख निकली,
पर आवाज बाहर नहीं आई। मैंने डिग्गी बंद कर दी, इतनी जोर से कि गाड़ी हिल गई। भागकर मंदिर की ओर गया, सीढ़ियां चढ़ी, घंटा जोर से बजाया। पुजारी बाहर आए। मैंने कहा, डिग्गी में वहां कुछ है बाबा, कोई है? वो शांत खड़े रहे, फिर बोले, उस गाड़ी को अब मत छूना बेटा, जो भीतर से खाली हो उसे बाहर से बंद करने का कोई मतलब नहीं। मैं वहीं मंदिर के कोने में बैठ गया। धीरे धीरे सूरज निकला। सुबह की रोशनी पूरे मंदिर के आंगन में फैल चुकी थी, फिर भी मेरे भीतर की रात अभी बाकी थी। मंदिर के उस कोने में बैठे बैठे जब मैंने अपनी कलाई पर बंधे कलावे को देखा तो पहली बार कुछ हल्का लगा, जैसे एक अदृश्य धागा अब भी मुझे थामे हुए है। पुजारी चुपचाप पास आकर बैठ गए। उन्होंने मुझे देखा नहीं, बस सामने बनी गणेश प्रतिमा की ओर देखते हुए कहा, डर दो किस्म का होता है बेटा, एक जो बाहर से आता है और एक जो भीतर से उठता है। जो बाहर से आता है वो चला जाता है, लेकिन जो भीतर से उठता है वो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। मैंने उनकी बात सुनी लेकिन कुछ बोला नहीं। उन्होंने आगे कहा, तू बाहर से भाग आया है, अब खुद से भी भागना बंद कर। मैंने पूछा, अब क्या करूं? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस अपनी झोली से एक छोटा सा लाल रुमाल निकाला जिसमें एक तांबे का सिक्का बंधा था। उन्होंने वो मेरे हाथ में रखा। इसे हमेशा साथ रखना, इसमें सिर्फ तांबा नहीं, उस शाम की रक्षा बंदी है जिसमें तू खुद को भूल गया था। मैंने रुमाल को कसकर पकड़ लिया। गाड़ी अब भी मंदिर के बाहर खड़ी थी, एकदम शांत, लेकिन जैसे हर पल मुझे देख रही हो। पुजारी ने फिर कहा, अब इस गाड़ी से तेरा रिश्ता खत्म हुआ, इसे बेच दे, जलवा दे, जो करना हो कर, पर इससे दूरी बना ले। ये अब सिर्फ लोहे की नहीं रही, इसमें उन रूहों की महक है जो सोती नहीं, बस देखती हैं। मैंने मंदिर के बाहर जाकर आखिरी बार गाड़ी को देखा। उस सफेद साड़ी के धागे अब हवा में फड़फड़ा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शरीर पर लपेटे गए हों। दरवाजा खुला था और ड्राइवर सीट खाली नहीं थी। मैंने जोर से आंखें मींची, दोबारा देखा, कुछ नहीं था। अब मैंने फैसला किया, गाड़ी को अब आगे नहीं ले जाना है। मैं नीचे गांव में पहुंचा। एक पुराना कबाड़ वाला था जो गाड़ियां काटता है, पुर्जों में बेचता है। उसे गाड़ी दिखाई। वो बोला, देखने में तो ठीक लगती है, फिर क्यों बेच रहे हो? मैंने कहा, बस अब नहीं चलानी। वो बोला, कागज दिखाओ, मैं ले लूंगा। मैंने उसे चाबी थमाई, कागज भी दे दिए। उसने पूछा, सामान तो निकाल लो। मैंने सिर हिलाया, सब खाली है। लेकिन सच ये था, मैंने देखा भी नहीं था डिग्गी की ओर। मुझे मालूम था वहां अब कुछ नहीं बचा जिसे मैं उठाना चाहूं। कबाड़ वाले ने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन चालू हुआ, पर मुझे उस इंजन की आवाज में कुछ और सुनाई दिया, जैसे कोई कह रहा हो, चलो एक और सफर बाकी है। मैंने पीछे नहीं देखा, बस वहीं से पैदल मंदिर की तरफ लौट आया। जब दोबारा मंदिर पहुंचा तो पुजारी नहीं थे। मंदिर का दरवाजा बंद था, कोई नहीं था। मैंने मंदिर की दीवार के कोने में वो रूमाल फिर से खोला। वो तांबे का सिक्का अब गर्म था, बहुत गर्म। गाड़ी बेच देने के बाद मैं कुछ दिन भोपाल नहीं लौटा। मंदिर से नीचे उतरकर मैं सीधे नर्मदा घाट चला गया। वहां एक साधु बाबा थे जिन्हें लोग चुप वाले बाबा कहते थे। उनसे कोई बात नहीं करता और वो भी किसी से कुछ नहीं पूछते, बस एक बड़ी सी चटाई पर बैठते हैं, घंटों आंखें मूंद कर। कोई आता है तो चुपचाप सामने जलते दीपक की ओर इशारा करते हैं, जैसे कह रहे हो, तू अपना डर वहीं रख दे, फिर जो बचे वहीं तू है। मैं हर रोज जाकर वहीं बैठता रहा, कभी कुछ बोला नहीं, कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। बस एक दिन जब घाट पर हल्की बारिश हो रही थी और बाकी लोग हट चुके थे, वो बाबा उठे, मेरे पास आए, जेब से एक सीप निकाली, नदी के बीच से मिली थी शायद, और मेरे हाथ पर रख दी। बिना बोले वापस बैठ गए। उस रात मैंने पहली बार बिना डर के नींद ली। कोई सपना नहीं आया, कोई खटका नहीं हुआ। सांस सीधी चली, धड़कन शांत रही, पर वो सुकून ज्यादा दिन नहीं रहा। 4 दिन बाद भोपाल लौटते ही फोन आया, एक अनजान नंबर से। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस वही डिजिटल रिंग जो अब पहले से ज्यादा भारी लगती थी। मैंने कॉल उठाया। उधर एक लड़की की आवाज थी, ठंडी, शांत और जानी पहचानी। रघु भैया। मैंने मोबाइल नीचे गिरा दिया। आवाज वही थी, वही जो उस रात उस सफर में मेरे बगल की सीट से सुनाई देती थी। कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। मैंने कॉल डिटेल चेक की, कोई नेटवर्क नहीं था। मैंने खुद को संभाला, सोचा हो सकता है दिमाग खेल कर रहा हो। पर रात होते होते मेरी गाड़ी में बैठा एक पुराना दोस्त मिलने आया, सलीम। हम पुराने साथी थे,
टैक्सी लाइन में 7 काम किया था। उसे मैंने अपनी पूरी बात कभी नहीं बताई थी, लेकिन आज अचानक वो बोला, तेरी पुरानी इंडिगो किसी और ड्राइवर के पास गई है। उसने मुझसे गाड़ी ठीक करवाने के लिए बुलाया था। बड़ी अजीब हालत है उसकी। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, गाड़ी की सीट के नीचे से कुछ खून निकल रहा था और इंजन स्टार्ट करते ही स्पीकर से कोई लड़की की हंसी आती है। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसके बाद वो बोला, मैंने उसे कह दिया ये गाड़ी ठीक मत करवा, बेच दे। पर वो मना कर रहा है, कह रहा है कि इसमें कुछ है, कोई ताकत जो उसे पैसा कमा रही है। मैंने एक लंबी सांस ली, फिर चुपचाप कहा, ये गाड़ी अब गाड़ी नहीं रही सलीम, ये रास्ता बन चुकी है। जिस पे जिसने पैर रखा वो कहीं और पहुंच जाता है, जहां से लौटना आसान नहीं। सलीम चुप हो गया। मैंने उसी वक्त तय कर लिया, अब इस गाड़ी को मिटाना पड़ेगा। सलीम की बात सुनने के बाद मैं पूरी रात नहीं सो पाया। बार बार वही सवाल उठता, जिसे मैं छोड़ आया था, क्या वो अब किसी और को अपना बना चुका है? गाड़ी बेच दी थी, पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। जो चीजें छाया बनकर साथ चलती हैं, उन्हें पैसे देकर नहीं छोड़ा जा सकता। अगली सुबह मैं सीधे उसी कबाड़ी के पास पहुंचा जिसे मैंने गाड़ी बेची थी। वहां पहुंचा तो देखा गाड़ी अब वहां नहीं थी। मैंने पूछा, वो इंडिगो कहां गई? वो बोला, एक लड़के ने ले ली, तेज है, सस्ते में मिल गई तो पकड़ ली, 2 रात चला चुका है। मैंने उसका नाम और पता मांगा। थोड़ा ना नुकुर के बाद उसने एक पुराना पता दिया। रईस कॉलोनी के पास किराए के कमरे में रहता है। मैं वहां गया। पुराना मोहल्ला था, एकदम घिसे हुए गेट, दीवारों पर पोस्टर और बिजली के तारों का उलझा जाल। उसके कमरे के बाहर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक अजीब सी गंध थी, मसाले की नहीं, कोल तार या सड़ी हुई लकड़ी जैसी। मैंने धीरे से अंदर झांका। वो लड़का फर्श पर बैठा था, अकेला, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और सामने गाड़ी की चाबी। कमरे के कोने में वही सफेद साड़ी रखी थी जो मैंने मंदिर के बाहर देखी थी। उसने मेरी तरफ देखा, पहचाना नहीं, लेकिन उसकी आंखों में मैं खुद को देख पा रहा था। मैंने धीरे से कहा, भाई, ये गाड़ी नहीं है, ये रास्ता है। तू अगर इसे अब नहीं छोड़ेगा तो ये तुझसे वो सब ले लेगी जिससे तू इंसान बना है। उसने चाबी उठाई और मेरी तरफ बढ़ा दी। कहा, ले जा इसे, अब तू ही समझ। कल रात से नींद नहीं आई। कोई लड़की बार बार पीछे की सीट पर दिखती है, कभी बगल में बैठ जाती है, बोलती नहीं, बस घूरती है। मैंने चाबी ली। अब मैं जानता था इस बार मुझे गाड़ी वापस लेकर वहां जाना है जहां ये सब शुरू हुआ था, उसी खुले मैदान में। शाम को मैंने गाड़ी वहीं मोड़ी। अब वही गाड़ी थी, वही स्टीयरिंग, वही हैंडल, वही शीशे, लेकिन अब वो मेरे हाथों में नहीं थी। अब वो खुद चला रही थी मुझे। जैसे स्टीयरिंग मैंने पकड़ा हो, पर दिशा किसी और की है। मैं रास्ते भर भजन बजाता रहा, इस बार मोबाइल से नहीं, कागज में हाथ से लिखा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। रात करीब 10 बजे जब मैं उस वीरान मैदान में पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा उस रात। वो जगह अब भी वैसी ही थी। डिग्गी खोली, वो 5 बैग फिर से उसी तरह रखे हुए थे। कहां से आए, कैसे पहुंचे, किसने रखा, कुछ नहीं मालूम। मैंने उन बैगों को बाहर निकाला, पास ही लकड़ियां इकट्ठा की, घास सूखी हुई थी। आग जलाने के लिए माचिस निकाली। पहली तीली बुझ गई, दूसरी भी। तीसरी बार जैसे ही माचिस जली, हवा चल पड़ी, तेज हवा, जैसे कोई दौड़ रहा हो, गोल गोल मेरे आसपास। बैगों के झिप धीरे धीरे खुद खुलने लगे। पहले बैग में वही पैर था, दूसरे में वो चेहरा, तीसरे में कटा हुआ हाथ, चौथे में सफेद साड़ी और 5वें में एक शीशा, आईना। उसी में मैंने खुद को देखा और मैं वही नहीं था। मैंने चीखकर हनुमान चालीसा का पाठ जोर से शुरू कर दिया। आग जल गई, सारे बैग उस आग में झोंक दिए। सफेद साड़ी पहले जली नहीं, पर जैसे ही मैं हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई पर पहुंचा, वो धू धू कर जल उठी। आसमान से क्वा चीखा और पीछे से वो लड़की फिर दिखाई दी। इस बार बस खड़ी रही, फिर बोली, तू आया, तू पूरा हुआ, अब हम जा सकते हैं। और वो 5 धीरे धीरे धुएं में बदल गए। आग की लपटें अब नीली हो चुकी थीं, बैग जल चुके थे, साड़ी जल गई थी, आईना वो भी अब राख बन चुका था। और वो 5 आकृतियां जो कभी इंसान थे या नहीं थे, अब धुएं में घुल चुकी थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल पहली बार शांत। आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने उस पर से कोई काला पर्दा हटा दिया हो। चांद अब पूरी रोशनी में था और हवा अब ठंडी नहीं,
बस हल्की थी। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कभी इतने सुकून से सांस ली हो याद नहीं। गाड़ी वहीं खड़ी थी। अब उसमें कोई गंध नहीं थी, कोई परछाई नहीं। ड्राइविंग सीट अब खाली नहीं लग रही थी। अब वो सिर्फ सीट थी, किसी की मौजूदगी नहीं। मैंने उस रात गाड़ी वहीं छोड़ दी। चलाया नहीं, बस पैदल चल पड़ा। सुबह होते होते मंदिर लौट आया। पुजारी नहीं मिले। मंदिर का द्वार खुला था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। मैंने भीतर जाकर बप्पा के चरणों में बैठकर चुपचाप आंखें मूंद ली। मन में एक ही बात चल रही थी, जो डर किसी और के साथ शुरू हुआ था वो अब मेरे जरिए खत्म हुआ। लेकिन क्या वाकई खत्म हुआ? 3 दिन बाद मैं वापस काम पर लौटा। नई गाड़ी किराए पर ली। शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक राइड्स की। सब कुछ सामान्य लगने लगा था। पर एक रात एक कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर नहीं था, बस लिखा था अज्ञात यात्रा अनुरोध। मैंने कॉल उठाया। उधर वही धीमी थकी हुई आवाज, भैया रात 2 बजे की बुकिंग चाहिए थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कहां जाना है? उसने कहा, पुराना मैदान। मैंने चुपचाप कॉल काट दिया। मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। कॉल लॉग में कुछ नहीं था, नंबर ही नहीं। उस रात फिर से नींद नहीं आई। अब मुझे समझ आ गया था, कुछ डर कभी नहीं जाते, वो बस ठहर जाते हैं अगले ड्राइवर का इंतजार करने। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। शमीम अलीदीना भाई लंदन से, नीरज शर्मा भाई उल्हसनगर से, आमिर भाई औरंगाबाद बिहार से, सुमन डी के भाई नेपाल से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।